प्यारे बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आप लोगों ने एग्जिट टिकट 2 किया था, ऐसा ही है? एग्जिट टिकट 2 में सब बच्चे कुछ सवालों पे फंस गए थे, और वो क्या था, वो मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग कहाँ फंस गए थे। वो शॉर्टली जल्दी से डिस्कस करेंगे और मिस, आगे चलेंगे। जी बेटे। वो मामा सो रही थी इसलिए मामा सेंड नहीं कर पाई, तो मैंने नहीं किया वो। अच्छा अच्छा, वो एग्जिट टिकट 2 आप यानी नहीं कर सके थे सॉल्व, ऐसा ही है? जी। चलें ठीक है, आपको दोबारा भेज देते हैं, इसलिए की बात। तो क्योंकि वो आप करेंगे फिर आपको ये आइडिया होगा कि हमें एक्चुअली कितना आ गया सही वाला, ठीक है ना? तो चलें, उसमें जो प्रॉब्लम्स कुछ आए हैं उसको हम इंशाल्लाह अभी डिस्कस करते हैं। और आप मेरे साथ ये के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। पहले हम एग्जिट टिकट 2 के जो 6-7 क्वेश्चन हैं जिसमें सब बच्चे फंस गए हैं, उसको जरा थोड़ा सा देख के डिस्कस करते हैं, और फिर इंशाल्लाह आज के उस पे हम चलते हैं। ये हम जनाब लैंड के अंदर पूछने लगे हैं, और इसमें हमारे पास ये छोटी सी एक रिवीजन है, चैप्टर 2 के कुछ 6-7 सवाल हैं। आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लें, तो इंशाल्लाह वो मसला आपको डिस्कस करते हैं। 2713 270103 मैं लिंक आपको मैसेज करने लगी हूँ। ये मैंने आपको मैसेज कर दिया है, मैसेज भी कर दिया है, आप ज्वाइन कर लें। आवाज आ रही है मेरी? टीचर अब जी मैंने बच्चों, आवाज आ रही मैम है? अब मैंने ज्वाइन कर लिया है। आर्य। अ, ठीक है, ज्वाइन बेटे क्या कर लिया, ये कर लिया आपने जी, जो मैंने? जी ठीक है, अभी शहीन हम के इसको, नाम से। हाँ ठीक है, अभी हम ये डिस्कस करते हैं। इसके अंदर 6-7 सवाल आएंगे जो बायोडाइवर्सिटी से मुतल्का हैं, जिसमें ऑलमोस्ट सब बच्चे ही फंस गए थे। यानी कि वो तकरीबन बहुत ही एक आधा बच्चा है जिसने ठीक किया, बाकी सभी को प्रॉब्लम आया। तो उसको एक दफा छोटी सी हम उसकी रिवीजन कर लेते हैं। तो माहद आ चुका, आयजा आ चुके, सालिहा, इब्राहिम, अनाया, शहीर, इस्माइल, हुजैफा, अनीजा। जी, आगे हैं सब बच्चे, कोई रह तो नहीं गया? मैं जल्दी से ये क्वेश्चंस रिवाइज करूँ और फिर हम आगे चलें। जी, 270103 हम इसके अंदर जा रहे हैं, और चैप्टर 2 बायोडाइवर्सिटी के जो 5-6 क्वेश्चंस थे जिसमें सब बच्चे फंस गए, उसको इंशाल्लाह थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अ, जी। मैम मैंने पेन नहीं देखी, मैं अभी अभी आया हूँ। अच्छा जी, पिन है, एक मिनट, ये मल्टाई सिलेक्ट करना है। ए वाई आर फंगाई इंक्लूडेड इन हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स। पिन है बेटे 270103 ये मेरी स्क्रीन पे सबसे नीचे आपको नजर आ रही होगी, 270103। अच्छा, गौर से पढ़ के करना है, जल्दी किसी ने नहीं करनी, जल्दी नहीं करनी। आज कोई ये मुकाबला नहीं हो रहा, ये डिस्कशन हो रही है। जल्दी नहीं करनी किसी बच्चे ने, सोच के जवाब देना है, सोच के। हाँ मैम जी, टू सेवन लिखा जीरो ना? के बाद क्या चीज बेटे? पिन। सॉरी तैमिया, आपकी आवाज बेटे कट रही है। मैम मेरा पॉज है। मैम पिन में 270 के बाद क्या है? 270103 मैम मेरी गेम पॉज हो गई है।
बेटे आप दोबारा डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन करें। 2701038 जी, 2701038। अच्छा, what are fungi included in heterotrophic? Why are fungi included in heterotrophic organism? जिस बच्चे ने एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स और कैन नॉट प्रिपेयर फूड किया है, कौन कौन है वो? यानी कि ठीक किस किस का हुआ है इसमें? मैंने मैंने तो ऑब्जॉर्व सिर्फ न्यूट्रिएंट्स किया था। अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स किया था। ओके, सिर्फ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स किया था, ठीक है। और सालिहा ने ये दोनों किए थे, ऐसे ही है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको गौर करें। हेट्रोट्रॉफिक क्या करता है? वो अपना खाना क्या करता है? खुद बनाते हैं। ठीक है, उसके यानी कि वो ऑटोट्रॉफ नहीं है। एक मिनट होल्ड कीजिए। अच्छा जी, हेटरोट्रॉफिक का बेसिक काम क्या है कि वो ऑटोट्रॉफिक नहीं है, यानी ऑटोमेटिकली नहीं बनेगा उसका, ठीक हो गया एक चीज। लेकिन हमने देखा था कि तीन तरीके का आ रहा है। एक ये कि ऑटोमेटिकली फोटोसिंथेसिस के जरिए, दूसरा हमने देखा था जी, सॉरी बेटे। सो व्हाई आर फंगाई इंक्लूडेड इन हेटरोट्रॉफिक? तो नंबर एक चीज हेटरोट्रॉफिक, दूसरी चीज एब्जॉर्बेंस। हमने कहा था कि एब्जॉर्ब, एक इंजेस्ट करते हैं जैसे हम लोग खाते हैं, एक एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमने फंगाई को देखा था कि वो हेटरोट्रॉफिक है लेकिन वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, वो एब्जॉर्ब करते हैं। ऑटोट्रॉफिक नहीं है ना। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है कि वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फंगाई हेटरोट्रॉफिक में क्यों है? नंबर वन, वो एब्जॉर्ब करता है। नंबर टू, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, इसलिए तो वो ऑटोट्रॉफिक नहीं है, हेटरोट्रॉफिक के अंदर है। क्लियर हो गया? और जी। चिटिन इन सेल वॉल, इसका ताल्लुक, सेल वॉल किस चीज की बनी हुई है? इसका ताल्लुक हेट्रोट्रॉफ या ऑटोट्रॉफ से नहीं है। ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ का मतलब है उसके खाने का प्रोसेस, उसका न्यूट्रिएंट्स को लेके अंदर जाने का प्रोसेस। इस इसके ऊपर डिवीजन की थी, किसने की थी? याद कर रहे हैं? किस साइंटिस्ट ने ये वाली जो है वो टर्म्स को क्लियर किया था? जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक में भी उसने किया था। तो उसने हेट्रोट्रॉफ को, बेसिकली ये खाने के मोड्स हैं दो, आप ये समझ लें। और रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, तो रिप्रोडक्शन का भी इसमें कोई ताल्लुक नहीं है कि वो आगे डिवीजन, उसके सेल्स की डिवीजन हो रही है या नहीं हो रही, या एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक, तो इस लिहाज से हम, इसलिए मैं कह रही हूँ क्वेश्चन को आप पहले पूरा पढ़ा करें गौर से। तो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, कि वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, बिल्कुल, उसके अंदर एब्जॉर्प्शन का तरीका है। दूसरा तरीका क्या होता है हेट्रोट्रॉफिक का? इंजेशन। क्या होता है? इंजेशन, यानी कि जैसे मैं और आप खाना खाते हैं, इसका मतलब है हम इंजेस्ट करते हैं। दूसरा तरीका होता है एब्जॉर्ब, एब्जॉर्प्शन। तो फंगाई चूंकि यूनिसेलुलर हैं, तो वो, उनका खाने पीने का कोई प्रॉपर अंदर वो निजाम नहीं होता, बल्कि वो अपने आसपास के उसमें से एब्जॉर्ब करके अपने अंदर ले जाते हैं। और कैन नॉट प्रिपेयर फूड, तो बिल्कुल ऑटोट्रॉफ फूड प्रिपेयर खुद करता है। ऑटो उसका लफ्ज बता रहा है, ऑटो। और हेट्रोमीन, कि वो अपना खाना खुद नहीं कर सकता। अब किसी बच्चे को कोई इसमें पॉइंट ना समझ आया तो वो अभी पूछ ले। क्लियर है सबको? सब बच्चों को? वेरी गुड। जी मैम। अब नेक्स्ट आते हैं कि जी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आया था। जी, ये भी मल्टाई सेलेक्ट का था। व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन आर्किया एंड बैक्टीरिया? आर्किया और बैक्टीरिया में क्या फर्क था? करें जरा सॉल्व, फिर इसको डिस्कस करते हैं। मल्टाई सेलेक्ट है, आराम से गौर से पढ़ के करना है, कोई इमरजेंसी नाफिज नहीं है, ठीक है, हमारा मकसद समझना है। ठीक हो गया। अब देखें,
न्यूक्लियस, 9 बच्चों ने न्यूक्लियस इसको चूज किया है। अब आ जाए डिस्कशन पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियस। अच्छा जी, ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कितनी डोमेन्स के अंदर डिवाइड है बच्चों? 3। 3। वन इज आर्किया, बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया, यूकेरिया। 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 वेरी गुड, यूकेरिया। अच्छा, इसमें से ये जो दो हैं, ये हमने कहा ये हैं प्रोकैरियोट्स। क्या है? प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स यूकेरिया जो है ये है यूकैरियोट्स। ऐसा ही है, जी। इसमें यूकैरियोट्स है। अच्छा, यूकैरियोट्स मल्टी सेलुलर है, इसके सेल के अंदर क्लियर कट एक न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है, जो उसको पूरा डिराइव करता है। जबकि जो प्रोकैरियोट है वो तो है ही सिंगल सेलुलर। तो हमने कहा कि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता बल्कि न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियोइड्स मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता। वो है ही बेचारा एक सेल पे मबनी टोटल, ठीक, तो उसका सादा सा निजाम है। सो प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियस, चूंकि बैक्टीरिया और आर्किया दोनों में ये चीज कॉमन है कि दोनों में ही न्यूक्लियस नहीं है, तो हम ढूंढ रहे हैं डिफरेंस क्या है उनके अंदर। ठीक है, आप मेरे साथ हैं, समझ रहे हैं बात को, डिफरेंस क्या है? तो बिल्कुल यस। सेल वॉल बताएं, आर्किया की किसकी बनी हुई है और बैक्टीरिया की किसकी बनी हुई है? एक की आर्किया। एक की सेलुलोज की है और एक की सेलुलोज नहीं, एक की पेप्टाइडोग्लाइकेन की है, पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, और एक की पेप्टाइडो, दूसरा एक ही, जल्दी बोले भाई बच्चों, दोनों के अंदर फर्क है। मैं आपको बता रही हूँ, सेलुलोज की है, चिटिन की है, पेप्टाइडोग्लाइकेन्स की है। इसमें से आर्किया और बैक्टीरिया की जो है वो किस किस चीज की बनी हुई है? जल्दी जल्दी। लिपिड्स। अच्छा, नहीं, देखिए, लिपिड्स। सेलुलोज और चिटिन हमने ज्यादा देखा वो सारी न्यूक्लियस। यूकेरिया के अंदर है, लेकिन इन दोनों का फर्क ये है कि पेप्टाइडोग्लाइकेन की वैसे बैक्टीरियाज में बनती है, लेकिन आर्किया इसलिए डिफरेंट है कि उसकी पॉलीपेप्टाइड्स की बनती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की नहीं बनती, इसलिए इनकी सेल वॉल की जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है दोनों की। फिर हैबिटेट दोनों की डिफरेंट है। एक हमने कहा था जो एक्सट्रीम कंडीशंस है, आर्किया वो उसमें भी रह लेता है, इसलिए वो सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म है, मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म इन द अर्थ। जबकि बैक्टीरिया को हमने देखा कि वो चेन्स और क्लस्टर की सूरत में वो सॉइल वाटर एयर में रहता है, और ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज के अंदर भी बैक्टीरिया चला जाता है, जैसे हमारे अंदर भी बैक्टीरिया चले जाते हैं, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशंस में सिर्फ आर्की आ जाता है। ठीक है, अच्छा, मेम्ब्रेन का लिपिड स्ट्रक्चर, ठीक, मेम्ब्रेन का लिपिड स्ट्रक्चर, कि वो मेम्ब्रेन किस चीज की बनी हुई है, जो हम सेल मेम्ब्रेन रहे थे, तो सेल मेम्ब्रेन जो है भी इन दोनों की डिफरेंट है। तो प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियस एक ऐसी चीज है जो इनका डिफरेंस नहीं, कॉमन पॉइंट है। वो क्या है? कॉमन कॉमन पॉइंट। पॉइंट है उनका, वो उन दोनों के अंदर ही नहीं है। ठीक हो गया, क्लियर हुआ है जी मूसा? आपको क्लियर हुआ पॉइंट? अनाया को हो गया? जी मैम, मुझे भी हो गया। किसी बच्चे को? वेरी गुड। चले, अब नेक्स्ट, गौर से पढ़ के करना है, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, ये भी मल्टी सिलेक्ट में मसला हुआ। एंड लिस्ट द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगाई। फंगाई के अंदर क्या क्या उसके कैरेक्टर्स थे? आराम से सोच के चूज करना है, कोई जल्दी इमरजेंसी नहीं है। फंगाई, अच्छा जी, ये 9 बच्चों ने तो बिल्कुल ठीक किया, ठीक है, और 3 बच्चों ने एक चीज बस वो चुनी जो नहीं है। देखिए, फंगाई आ गया, दोबारा आ जाए, मैं आपके साथ दोबारा रिवाइज करती हूँ जी बेटा।
फंगाई कहाँ पर लाई करता है? 1, 2 और 3, 3 डोमेन्स है। ये यूकेरिया में है, बैक्टीरिया में है, या आर्किया में है? जल्दी बताएं। यूकेरिया। यूकेरिया। वेरी यूकेरिया। गुड, यूकेरिया में। अच्छा, यूकेरिया से आगे आए। यूकेरिया के अंदर 4 किंगडम्स हैं जी। अच्छा, एक मिनट। एनिमिलिया प्लांट एनिमिलिया, फंगाई एनिमिलिया प्लांटाई, प्लांटाई फंगाई, फंगाई प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट। प्रोटिस्टा। तो ये है हमारा फंगाई। फंगाई अगर यूकेरिया में है तो डेफिनेटली ये क्या है? हेट्रोट्रॉफ। ये क्या है? हेटेरोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते नहीं बनाते। ठीक। तो फोटोसिंथेसिस, इसमें सिर्फ प्लांट हैं ऐसे, एनिमल्स, फंगाई और प्रोटिस्ट, कुछ प्रोटिस्ट भी हैं खैर, सिर्फ प्लांट्स हैं जो फोटो आवाज नहीं आ रही। जी, लेकिन ज्यादातर कोई कुछ प्रोटिस्ट हैं जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, लेकिन मेजोरिटी वो भी हेट्रोट्रॉफ हैं जी। जाओ, हम अब्दुल्ला मोहम्मद से कहो। ठीक हो गया? अब आप लोगों को पॉइंट क्लियर हुआ मेरा बेटा? बाकी हाँ बिल्कुल, यस। फंगाई की सेल वॉल्स चिटिन की बनी हुई हैं। ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, इनका खाने का तरीका एब्जॉर्प्शन का है। और ये यूकैरियोटिक है और हेट्रोट्रॉफिक है। तो ये देखो, ये लिखा भी हुआ था कि अगर हेट्रोट्रॉफिक है तो फिर तो ये फोटोसिंथेटिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से तो अपना खाना खुद बनाते हैं लीव्स। ठीक हो गया? आप देख रहे हो, आप लोगों को प्रॉब्लम मल्टाई सिलेक्ट में आया सबको। मैंने सारे रिजल्ट्स को जब ऑब्जर्व किया कि जब एक से ज्यादा चीजों को करना होता था, तो आप लोगों से ये हो रही थी मिस्टेक कि जल्दी करने के चक्कर में आप लोग कम सोच रहे थे, ज्यादा नहीं सोचा। ठीक। इब्राहिम, इसके टॉयज बेटे बाइक से लाना इब्राहिम। तो आप लोगों ने सोच के, रुक के, फिर मेरा बेटा सॉल्व करना है। चीज को क्लियर होना चाहिए आपके जहन में जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखे, मल्टाई सिलेक्ट। मल्टाई सिलेक्ट में ही प्रॉब्लम आया है, बाकी माशाल्लाह आप लोगों ने अच्छा किया। हाउ डज बायनॉर्मल नोमेनक्लेचर फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, आराम से, अबाउट ऑर्गेनिजम्स अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेजेस? ये खास बात पूछी गई है, ये नहीं पूछा बायनॉर्मल नोमेनक्लेचर क्या है। ये खास चीज पूछी गई है कि उनका कम्युनिकेशन जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस का, वो कैसे सॉल्व होता है इससे। सोच के करना है, आराम से। ठीक, सोच के जी। आप बताएं। हाँ जी, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बिल्कुल बायनोमियल नोमेनक्लेचर यूनिवर्सल स्टैंडर्ड देता है। एग्जैक्टली exactly। वो एक पूरा यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बन जाता है, पूरी दुनिया में एक ही नाम होता है उसका। इसलिए क्या होता है? अवॉइड्स कॉमन नेम कंफ्यूजन, नाम की कंफ्यूजन नहीं होती। इसलिए डिफरेंट लैंग्वेजेस भी लोगों की हो पूरी दुनिया के अंदर, तो भी बायनोमियल नोमेनक्लेचर से नाम मिक्स नहीं हो रहे, क्योंकि वो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है। ठीक। एक चीज ये हो गई कि यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, और दूसरी चीज के कॉमन नेम की कंफ्यूजन खत्म हो गई। बिल्कुल, वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जरूर बताता है। कैसे बताता है भला? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बायनोमियल नोमेनक्लेचर कैसे बताएगा? वो तो सिर्फ नाम देने का काम है, उसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स तो फॉसिल्स की स्टडी बता सकती है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जो है वो यानी हम जब उसको पिछले और अगले को, यानी कि इकोसिस्टम को ये पढ़ रहे हो, वहां से हमें पता चल सकता है कि अच्छा एक इकोसिस्टम पहले कैसा था वैसा। लेकिन नाम देने से तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि बिलफर्जी इन अनियन है और उसका अगर साइंटिफिक नेम है, तो उसके नाम से हमें कैसे पता चलेगा कि वो सबसे पहले कब इजाद हुआ इस पूरी टाइमलाइन के अंदर? हमें कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल सकता। इट इज बेस्ड ऑन लेटिन, बिल्कुल लेटिन जुबान में तो है, लेकिन लेटिन जुबान में होना
वो कैसे फैसिलिटेट करेगा कम्युनिकेशन को। तो ये दो बातें जो थी वो बेसिकली एग्जैक्टली उसके अंडर आती थी। अब ये लास्ट क्वेश्चन है और ये भी मल्टी सिलेक्ट है, यानी आप लोग सब मल्टी सिलेक्ट में फंसे। हाउ माइट प्लेसिंग एन ऑर्गेनिज्म इन द इनकरेक्ट टेक्सोनोमिक ग्रुप इफेक्ट कन्वर्सेशन और साइंटिफिक स्टडीज। अगर इनकरेक्ट टेक्सोनोमिक ग्रुप में चला जाए तो क्या फेस करना पड़ सकता है, सोच के बताना। अगर हमने वेल्स को फंगाई में डाल दिया तो क्या मसला आएगा। बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग होगी उसके रोल से मुतालिक, रॉन्ग कंजर्वेशन स्टडीज स्ट्रेटेजीज उसके बारे में बनेगी और इनएक्यूरेट उसके स्टडी रिजल्ट्स होंगे। वेरी गुड। अब माशाल्लाह पांचवें सवाल के हाल तक आप सब ऑलमोस्ट सोच के आंसर करने लग गए हैं, एटलीस्ट मल्टी सिलेक्ट को। तो ये इतना प्रॉब्लम नहीं था कि आपको शायद पता नहीं था, लेकिन ये जरूर हुआ कि आपने थोड़ी जल्दबाजी की जिसकी वजह से आ, वो नहीं हुआ। तो बहरहाल गुड कि आप लोगों ने समझा, इसको अंडरस्टैंड किया और इसी के आखिरी क्वेश्चन तक आते आते आप लोगों ने उसको सॉल्व भी कर लिया। जी, तो अब हम चलते हैं अपने आज के पॉइंट की तरफ जो हम सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे थे। तो रेडी हो जाएं तैफा, रेडी हो जाएं। नई पिन जो है मैं आपको बताने लगी हूँ। नई पिन है बेटा जी आज की 9311 233। मैं मैम पिन दोबारा बता 9311 233। ये बेटा मैंने चैट में आपको शेयर कर दिया। 9311 233। जी जनाब जल्दी जल्दी आ जाएं। आज हमने सेंटर ऑफ द सेल में जो यहाँ पे छुपा डायमंड है उसको स्टडी करना है कि ये इतना अहम और प्रीशियस क्यों है। सो लेट्स सी। जी कितने बच्चों ने ज्वाइन कर ली है, कौन रह गया बल्कि ये बताएं, कौन बच्चा रह गया। सब आ गए हैं तो मैं शुरू करूं। अनीसा मैम आ अभी गई, अनाया आ गई, टीचर मैं भी आ गया हूँ। शहीर आ गया है। हम सब भेजते जाएं ताकि पता चलता जाए कौन कौन आ गया। इस्माइल, सोलेहा, अनीजा आ गई है, अनाया आ गया, शहीर आ गया है, हुजैफा, इब्राहिम और जी सब बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। 9311 233। तो जी आज हम सैर करने लगे हैं सेल के सेंट्रल न्यूक्लियस की। ठीक, और न्यूक्लियस जो है उसकी आपको एक वीडियो दिखाते हैं और फिर इंशाल्लाह शुरू करते हैं। सो लेट्स सी न्यूक्लियस क्या है। Teamwork leads to greater efficiency. Whatever be the job, a complete set of people in coordination can make it possible. But a team is usually considered incomplete without a leader. A leader is the one who not only guides but even regulates or controls the working of other team members. The same analogy can be used to study the cellular organelles. The various organelles are like the in charge of specific functions. And can you guess who acts like the leader here? It's न्यूक्लियस। वेरी गुड, न्यूक्लियस इज द लीडर। ये सारे जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज हैं,
हमने और क्या क्या पढ़ा, साइटोप्लाज्म पढ़ा, सेल वॉल पढ़ी, सेल मेम्ब्रेन, इन सबको न्यूक्लियस चल। The nucleus. You heard me right. The nucleus is the controlling unit for every organelle. Located right at the center of the cell, it governs the functions of the other organelles. But how does it regulate the activities of other organelles? Let's try finding it out in this video. The reason why nucleus is given the status of the major cell organelle is because it contains the genetic material of the organism. जी, जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है जिससे जीन्स और ट्रेट्स मुंतकिल होती हैं? हमने पढ़ा है लाइफ बाय सबसे फर्स्ट चैप्टर में देखा था। कौन सी चीज, कौन सी स्टडी, जेनेटिक स्टडी के अंदर किस चीज को हम पढ़ते हैं? डीएनए, जिसके ऊपर आपके और मेरी पूरी बॉडी का कोड वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना। कोड पता चल जाए तो फंक्शनिंग पता चल जाती। Now, what could this genetic material be? If we zoom in this nucleus, we find these tangled thread-like structures. Any idea what these structures are? These are called the chromatin fibers. Are they important to us in any आज हम इसको थोड़ा देखेंगे कि क्रोमेटिन फाइबर्स बेसिकली क्या है। इनके अंदर डीएनए होता है और प्रोटीन्स होती हैं। way? Well, they are the most important component of the nucleus and even the complete cell. Because these chromatin fibers enclose the genetic material within them. When the cell has to divide, these long threads coil themselves to form a sophisticated and compact structure called the chromosome. We have come across this term often. It looks somewhat like this. These chromosomes are made up of smaller important segments. These functional units are called genes. Genes form the basis of heredity in all organisms. That means the similarities and variations that organisms have with their parents. For example, what do friends and family say when they see a baby? She looks exactly like her mother, or she's so much like her father. That's because the newborn baby gets her genes from her parents. Now let's zoom in a bit more. Any idea what these functional segments named genes are made up of? Genes are made up of molecules of DNA. You heard me right. Deoxyribonucleic acid, abbreviated as DNA, forms the genes. So now if we go in the reverse manner, then we have DNA molecules forming functional segments called genes. Many such genes come together to form the chromosomes. However, the compact chromosomal structure exists only when the cell is about to divide. So usually, when the cell is in the resting or the active phase part from cell division, the chromosomes exist as tangled threads called chromatin. In other words, chromosomes and chromatin are the same thing. The genetic material is locked in the form of these chromatin threads present in the nucleus. जी, आप देख रहे हैं कितने मजे की ये पूरी कोडिंग का सिस्टम डेवलप हो रहा है। ये डीएनए है, इसके में ये प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर ये जीन्स के ट्रेट्स जो हैं ये एंटेंगल होते जाते हैं। ये पूरा एक जो है स्ट्रक्चर डेवलप करते जाते हैं, ये देखें, और ये खास एक शक्ल में आ जाते हैं जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम्स के अंदर मैंने आपको हल्का सा बताया था पहले कि एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई। एक्स मीन जो मामा से मिलती जुलती चीजें हैं वो एक्स वाली होती हैं, जो बाबा से मिलती जुलती हमारे अंदर चीजें जैसे होती हैं वो वाई क्रोमोसोम से आती हैं, ठीक। तो इसलिए हम कहते हैं अच्छा हमारी फलां चीज बाबा पे है, किसी के कान मामा जैसे हैं, किसी की नाक बाबा जैसी है, किसी के बाल मामा जैसे हैं, किसी की आंखें मामा जैसी हैं। तो ये सारा मिक्स जो हमारे अंदर हो रहा होता है, अल्लाह ताला जो हमें मिक्स करके एक नया 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 इंसान बनाते जाते हैं। इतने मजे का, इतनी वैरायटी के कि आप देखिए पूरी दुनिया के 2 इंसान नहीं मिल रहे होते। कैसी अजीब बात है। हर एक का ये क्रोमोसोमल पूरा ये जो क्रोमेटिन है उसका ये जो पूरा लॉक हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर, उसकी कोडिंग ये बिल्कुल दूसरे इंसान से डिफरेंट है, बिल्कुल भी नहीं मिलती। इसी वजह से हर अगला इंसान डिफरेंट ट्रेट्स लेके आता है और एक नए अंदाज का होता है। Now this was about why the nucleus is called the major organelle. But any idea how the system of regulation works? Well, that happens with the help of proteins. देख लें, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता।
ये भी अकेले कुछ नहीं कर सकते, इनको भी प्रोटीन्स के साथ ही गुजारा करना पड़ता है। The genes present in the nucleus code for specific proteins. These proteins perform various functions that we find in the cell. So functions right from passing information, communication, or even building structures, all these are carried out by the specific proteins. That is how the nucleus helps in regulating the various functions of the other cell organelles. किस तरह कनेक्ट कर रहे प्रोटीन्स उनके साथ? वो इस इंफॉर्मेशन को, यानी इंफॉर्मेशन डाटा तो मौजूद है न्यूक्लियस में, डीएनए तो मौजूद है, क्रोमेटिन तो मौजूद है, क्रोमोसोम्स तो मौजूद है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को आगे पास कौन कर रहा है? वो ये प्रोटीन्स आंटियां जो है ना, इनका काम है। ये कम्युनिकेशन करते हैं, ये स्ट्रक्चर्स को मुख्तलिफ बिल्ड करने में। टीचर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जी, आप आ रही है बेटा? जी। ओके, सॉरी। तो ये इस तरह पूरा एक फंक्शन प्रोटीन्स का साथ चलता है। Unlike the other organelles, even the nucleus has its own membrane that separates the inner contents from the rest of the cytoplasm. ये समझे The आप, membrane ये क्योंकि कोड वर्ड्स हैं इसके अंदर, इसलिए एक आउटर जो सेल मेम्ब्रेन एक सेल की होती है, उसके अलावा न्यूक्लियस की अपनी भी एक मेम्ब्रेन होती है ताकि इसकी कोडिंग महफूज रहे। however, has pores to allow entry and exit of substances across it. लेकिन जाहिर है Also- उसने अंदर से कमांड्स तो भेजनी है, लिहाजा उसके अंदर पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स उन्हें कहते हैं, जो उसमें से चीजों को अंदर और बाहर लेके जाते हैं। The nucleus has its own nucleoplasm that is slightly different from the rest of the cytoplasm. Now that we've learned about the ruling organelle in the cell, let's deviate towards the other working well. Let's जी, तो क्लियर हुआ आपको? हमने आया तो अब इसको आप मेरे साथ देखें। क्या है जनाब, क्या कंट्रोल करता है न्यूक्लियस? ठीक है, डीएनए से अपने पूरा एक सेंटर में रह के ये डीएनए से पूरी जो सेल का फंक्शनिंग है वो कंट्रोल करता है। और इसके पोर्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर पोर्स हैं। क्यों है पोर्स? पोर्स क्यों है? ताकि वो चीज कमांड्स भेज सके। बिल्कुल, ताकि वो कमांड्स भेज सके। वेरी गुड, वेरी गुड, ताकि वो कमांड भेज सके, क्योंकि अगर उसकी सेल मेम्ब्रेन टाइट हो, कुछ भी ना गुजरे, तो फिर प्रोटीन्स उसमें से कमांड्स लेके बाहर कैसे जाएंगे मोहम्मद? और फिर इसके बिल्कुल सेंटर में एक और जो है वो पार्ट है न्यूक्लियस। इसका, न्यूक्लियोलस। वो बिल्कुल सेंटर में, न्यूक्लियस के भी सेंटर में होता है, और इसके अंदर राइबोसोम्स बनते हैं। और राइबोसोम्स जो है वो क्या है और उसकी फंक्शनिंग क्या है, उसको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। तो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है ना, जो मैंने आपको बताया कि ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, उसको न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। ये जो उसकी मेम्ब्रेन है ना, जो न्यूक्लियस को कवर करती है, इसको कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, लेकिन इसमें पोर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर का जो मटेरियल है ना, ये जो न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल है, ये वाला, इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म था जो सेल के जेली लाइक मटेरियल है, इसके अंदर ये जो हमने कहा कि ये मौजूद होता है न्यूक्लियोलस। कभी कभार एक होता है, कभी कभार ज्यादा भी होते हैं, न्यूक्लियोलाई कहते हैं उसको, और एक को कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक, यहाँ पर न्यूक्लियोलस के अंदर ये जो न्यूक्लियोलस क्या बिल्ड होता है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, ठीक, ये राइबोसोम्स कहते हैं आरएनए को भी राइबोसोम्स, कि ये भी न्यूक्लिक एसिड का मटेरियल है जो इसके अंदर डेवलप होता है। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, आ जाए अब न्यूक्लियोप्लाज्म के लिए मैं ये ग्रीन कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये जो थ्रेड लाइक मटेरियल आपको नजर आ रहा है ना, ये थ्रेड्स, ये क्या कहलाती है? क्रोमेटिन। क्या कहलाती है? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन। यस, क्रोमेटिन या क्रोमेटिन, दोनों उसमें बोल सकते हैं। अच्छा, क्रोमेटिन के अंदर
बेसिकली डीएनए होता है। अभी आपने देखा ना वीडियो में, क्रोमेटिन के अंदर क्या है? डीएनए चले मेरे साथ बोले जल्दी से, आरएनए, ये कहाँ पे है? राइबोसोम्स, ये कहाँ पे है? न्यूक्लियोलस के RNA अंदर। आरएनए राइबोसोम न्यूक्लियस और और डीएनए किधर है? क्रोमैटिन के क्रोमैटिन के अंदर। डीएनए क्रोमैटिन के अंदर। क्रोमैटिन किसके अंदर है? न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जो इसका जेली लाइक मटेरियल है। ठीक हो गया? अब होता क्या है, जब सेल जनाब डिवाइड होना शुरू होता है, एक सेल, ये डिवाइड हुए, दो सेल, ये डिवाइड हुए, तीन सेल, चार सेल, ये जो क्रोमैटिन है ना, यही यही जो क्रोमैटिन था ऐसे करके, यही थिक होके एक पूरा क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेता है ऐसे। ठीक हो गया? और डीएनए हमने कहा ये ट्रांसमिट करता है कैरेक्टरिस्टिक्स, इसीलिए इसको हेरिडिटरी मटेरियल सर आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है। कहते हैं। जी अब आ रही है? जी। नो मैम, पहले अच्छा चलो ठीक है, डन हो गया, आगे चलते हैं जनाब। सो लेट्स हैव अ क्वेश्चन, व्हिच इज न्यूक्लियर कंटेंट? क्रोमैटिन, पेप्टाइडोग्लाइकेन, क्लोरोफिल, सेलुलोज। जी, न्यूक्लियर कंटेंट क्या है इसमें, जो न्यूक्लियस अंदर होता है? क्रोमैटिन होता है, पेप्टाइड, क्लोरोफिल, सेलुलोज। सोच के करना है, टाइम 20 सेकंड होते हैं आपके पास। तो प्यारे बच्चों, ये न्यूक्लियस की बात थी ना, तो न्यूक्लियस के अंदर क्लोरोफिल कहाँ से आ गया? क्लोरोफिल तो प्लांट्स में होता है। किस में होता है? प्लांट्स किसमें में। होता है? प्लांट्स के सेल में होता है। ठीक हो गया? और उसके भी न्यूक्लियस में नहीं होता, प्लांट्स के न्यूक्लियस में नहीं होता क्लोरोफिल। हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियर कंटेंट क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकेन, चलिए ये तो किसी ने चूज नहीं किया, आपको समझ है। सेलुलोज क्या है? ये तो सेल वॉल में होता है, सेल वॉल में होता है सेलुलोज। किधर होता है? सेल वॉल में। सेल वॉल में होता है। क्लोरोफिल भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, उसके बाहर होता है। तो क्रोमेटिन न्यूक्लियस के अंदर होता है भाई। ये देखिए, आपको मैंने अभी दिखाया, ये था, इसके अंदर न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस के अंदर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे, इसके अंदर ऐसे ऐसे थ्रेड्स बनी हुई थी, ये क्रोमेटिन है। आज जिन बच्चों का गलत हुआ उनको क्लियर हो गया कि यस। सेलुलोज या क्लोरोफिल क्यों नहीं हमने चूज करना था? क्योंकि वो न्यूक्लियस का कंटेंट नहीं है। हाँ, वो सेल का तो कंटेंट है, लेकिन न्यूक्लियस का नहीं है। बेटा आप में से किसी की स्क्रीन या व्हाइट बोर्ड शेयर हुआ है, काइंडली वो बंद कर लें। थैंक यू। जी कर दें। जी क्वेश्चन। वेयर आर राइबोसोम्स बिल्ट? ठीक है ना, आपको मैंने बताया था राइबोसोम्स कहाँ पे है। लाइसोसोम में, पेरोक्सिसोम में, गोल्जी में, या न्यूक्लियोलस में? जी बिल्कुल, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। दो बच्चों ने लाइसोसोम लिखा है, तो लाइसोसोम बेटा न्यूक्लियस का हिस्सा नहीं है ना। अभी हम न्यूक्लियस पढ़े थे, और न्यूक्लियस के अंदर हमने कहा था न्यूक्लियोलस जो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है, उसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं। तो लाइसोसोम अभी हमने यार पढ़े भी नहीं है, क्योंकि वो सेल का पार्ट है, लेकिन अभी हमने उनको पढ़ा नहीं। अब आ जाए डीएनए एंड जीन्स। तो डीएनए होल्ड्स, बताएं जल्दी से, डीएनए होल्ड्स। जीन्स। और जीन्स क्या करते हैं? जीन्स डायरेक्ट सेल एक्टिविटीज। किसने क्या, कब, कैसे, कहाँ, क्या बनाना है, क्या करना है, ये सारी एक्टिविटीज इसी जीन्स और इसी डीएनए के ऊपर लिखा होता है। सो डीएनए ट्रांसमिट्स हेरिडिटी। तो जितनी भी चीज को आगे लेके चलना है, वो डीएनए से ट्रांसक्रिप्ट होती है। अच्छा, ओके। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर एक न्यूक्लियस के हवाले क्या बात है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस होता है कि नहीं, और यूकैरियोटिक सेल्स में होता है कि नहीं? तो यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस होता है, ठीक। लेकिन प्रोकैरियोटिक्स में, लेकिन प्रोकैरियोटिक्स में नो ट्रू न्यूक्लियस, क्योंकि यूनिसेलुलर होते हैं।
तो इनके अंदर न्यूक्लियस की फंक्शनिंग उस तरह जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि न्यूक्लियोइड ही काफी होता है। यूकैरियोट्स हैव मैनी ऑर्गेनेल्स। ठीक है ना, हमने देखा है इसमें से कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हमने देख लिए हैं। हमने देखा इसकी सेल वॉल, हमने देखा इसकी सेल मेम्ब्रेन, हमने देखा साइटोप्लाज्म, हमने देखा न्यूक्लियस। अभी तक हमने इतने देख लिए ऑर्गेनेल्स। ये सारे ऑर्गेनेल्स ऑर्गेनेल्स या ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। ठीक हो गया। तो यूकैरियोट्स के अंदर ये बहुत कुछ होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल मैंने और आपने देखा था ना, वो ऐसे करके बैक्टीरिया का सेल था, उसका ऊपर एक फ्लैजिलम था, अंदर उसके ऐसे न्यूक्लियोइड्स और उसकी बॉडीज थी। कोई कोई जो है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया था। दैट्स इट, यानी कि बहुत लंबा चौड़ा उसका फंक्शनिंग नहीं था। ठीक हो गया। लेकिन यूकैरियोटिक का कॉम्प्लेक्स सेल है, इसकी सेल मेम्ब्रेन है, प्लांट्स की सूरत में सेल वॉल भी है, न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियोलस है न्यूक्लियस के अंदर, इसके अंदर गोल्जी बॉडीज भी हैं, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी है, यानी इसके अंदर काफी कुछ है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स है। क्लियर हो गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट का न्यूक्लियस का, यस। किस में है किस में नहीं। सो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की तरफ जब जाएं तो हमने एनवेलप देखा, वो डबल मेम्ब्रेन एनवेलप होता है। यानी ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये है जी सेल, और ये अगर प्लांट सेल हो तो उसकी सेल वॉल। अच्छा, आप अ, आप में से कोई बच्चा न्यूक्लियस अंदर ड्रॉ करे, एक बच्चा, और अगर शुरू कर दे दूसरा रुक जाए, टीम वर्क करना है। इसके अंदर न्यूक्लियस ड्रॉ करें। ओके, सालेहा ने ये इसको गोल कर दिया। ठीक है, स्टॉप 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 स्टॉप। बस बस इब्राहिम, इब्राहिम वेट। ये शहीर, ये सर्कल बेटा थोड़ा हटाना पड़ेगा, वरना नीचे नजर नहीं आएगा जो ड्रॉ हुआ है। या शहीर के सर्कल के अंदर भी ड्रॉ किया जा सकता है। चले, ये ब्लैक लाइन ड्रॉ की, और इसके अंदर सुमैया बेटे लिखना नहीं है, फिर मुझे बंद करना पड़ेगा सारा, फिर मुझे लिखना सारा बंद करना पड़ेगा ना, तवज्जो सारी हटती है। पढ़ने की बजाय फिर तवज्जो इधर उधर चली जाती है। चले मैं ही बताती हूँ। ये बेटा जी सेल मेम्ब्रेन, और ये अगर इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है। ठीक हो गया, न्यूक्लियोलस। अब हमने कहा न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है ना, ये इसको कहते हैं एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप। ये डबल डबल मेम्ब्रेन एनवेलप होती है। और हमने क्या कहा, इसके अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, पोर्स। फोर्स। ठीक, इंफॉर्मेशन डाटा। तो पोर्स क्या करते हैं, रेगुलेट ट्रैफिक, बाहर से आने जाने वालों को, सारों ट्रैफिक को जो है रेगुलेट करते हैं। और इसके अंदर जो मटेरियल है सारा, वो क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। वो क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म फिल्स इंटीरियर। क्लियर हो गई। यस। जी, जी बेटे। यस होगी क्लियर। कहूत का नंबर 93111233, 93111233। जी नेक्स्ट। विच सेल्स लैक न्यूक्लियाई, जिसमें नहीं है न्यूक्लियाई, बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई। गौर करें, हिंट देती हूँ, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट, ये सोचें, क्योंकि आपने देखा था यूकैरियोटिक के न्यूक्लियस है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं है। तो लेट्स फाइंड आउट कि प्रोकैरियोट इसमें से कौन सा है। वेरी गुड, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है ना बेटा। प्लांट्स भी यूकैरियोटिक है, फंगाई भी यूकैरियोटिक है, एनिमल्स भी यूकैरियोटिक है, और यूकैरियोट्स में आपने कहा न्यूक्लियस होता है। बैक्टीरिया वाहिद प्रोकैरियोट है, सो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता। क्लियर। अब यस। याद कर लें, जिस बच्चे को नहीं समझ आया था अब वो और क्लियर हो जाएगा। जी, क्वेश्चन, विच कैरियर्स हेरिडिटी ट्रेट्स जो है, जी
टेक योर टाइम। जब यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे होते हैं ना, आराम से सोच के किया करें। जब बाद में आपको क्विज सॉल्व करने के लिए भेजा जाता है ना, उसमें बेशक आप कोई कर लिया करें, लेकिन इसमें आराम से किया करें। वेरी गुड। आरएनए बेटा, आरएनए जिस जिस बच्चे ने किया है, आरएनए का बेटा हेरिडिटी से, यानी कि हेरिडिटी मींस एक चीज आपके मामा बाबा के बिल्फर जी, उनके बालों का कलर ब्राउन है, आपका ब्राउन है, या आपका सेम सेम है मामा से, तो ये चीज होती है हेरिडिटी, कि कोई रिजेंबल करता है अपने पेरेंट्स से। ठीक, तो ये हेरिडिटी जो है बेटा, या कोई चीज अगले प्लांट में मुंतकिल हो रही है, अगले एनिमल में, अगले फंगाई में, तो ये चीज बेटा डीएनए में होती है। किधर होती है? DNA डीएनए। डॉक्टर ये सारी कोडिंग डीएनए में होती है, और वहीं से आगे चलती है। जी, साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट हमारे पास साइटोस्केलेटन है, तो लेट्स व्यू व्हाट इज साइटोस्केलेटन। We know that the inside of the cell is mostly water. And also, the wall of the cell membrane, is fluidic in nature. Then why does the cell not collapse? The answer is the cytoskeleton. The main function of the cytoskeleton is to provide physical support to the cell and determine its shape. It is just like how the framework of beams and columns supports the entire building. आप लोगों ने In देखा this है ना video, कभी, आप लोगों ने देखा है जब बिल्डिंग बन रही होती है, तो Yes. पहले तो आगे दरवाजा नहीं Yes. ना लगता, पहले इस तरह ये सीमेंटेड पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होता है, ऐसा ही है ना। इसे कहते हैं उर्दू में हम के बिल्डिंग का ढांचा खड़ा हो गया। अच्छा, आप हैं जिस तरह, आपके अंदर भी हड्डियां हैं ना, सारी हड्डियों का ढांचा। इसी तरह सेल का जो ढांचा है, सेल का जो सतून है, सेल का जो पिलर है जिसके ऊपर ये खड़ा है, वो साइटोस्केलेटन है। we will talk about this cytoskeleton. So, similar to beams and columns, the cell cytoskeleton is basically a network of fibrillar proteins seen throughout the cytoplasm. ना ये स्केलेटन हड्डियों का बना होता है हमारी तरह, ना ये सीमेंट का बना होता है बिल्डिंग्स की तरह, बल्कि ये प्रोटीन्स और फाइबर्स। They are synthesized by polymerization of precursor molecules. This assembly is usually in a helical fashion, forming a rope-like structure. And if they are not needed anymore, they disassemble and reassemble again when and where they are needed. Thus, the cytoskeleton is not a fixed ठीक, structure हमारी everywhere. अब हमारी जो It हड्डी can है, be dynamic. हमारी जो हड्डी है वो एक ही जगह रहती है, या हम जब मर्जी उठाएं किसी हड्डी को कहीं और लगा लेते हैं? ठीक है, इसी तरह जब सीमेंटेड बिल्डिंग खड़ी हो रही होती है, उसके स्ट्रक्चर में जोन सी ईंट जहाँ पे लग जाती है, क्या उसको हम निकाल के दूसरी जगह लगा सकते हैं? नहीं होता ना, वो वहीं पे लगी रहती है जहाँ पे वो खड़ी होती है। लेकिन सेल के अंदर जब हम देखते हैं साइटोस्केलेटन, तो ये डिफरेंट है। ये पॉलीमर्स की तरह ऐसे इकट्ठा होता है, पॉलीमर्स होते हैं छोटे छोटे पार्ट इकट्ठे हो जाए, जिस तरह एक ब्रेसलेट होती है, जिस तरह एक मोती लगे हुआ अगर कोई जो है वो नेकलेस है, उसको उतार भी सकते हैं, उसको जोड़ भी सकते हैं। सो जस्ट लाइक दैट ये अलग भी हो जाते हैं, और जहाँ पे इनको जरूरत नहीं होती वहां जाए, जहाँ पे इन्होंने सपोर्ट देनी होती है फटाफट इकट्ठे होके खड़े हो जाते हैं और स्केलेटन बना लेते हैं, जब नहीं जरूरत होती चले जाते हैं। इसको कहते हैं डायनामिक बिहेवियर। As needed. And this dynamicity plays a very important role in changing the shape of the अब cell जाहिर है or जब moving. एक सेल है, ये है सेल, अब अगर इसके अंदर ये स्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा हो गया, ऐसा स्ट्रक्चर बन गया ये साइटोस्केलेटन। अच्छा, फिर क्या हुआ, साइटोस्केलेटन ने यहाँ से तोड़ा अपने आप को और ये यहाँ आ गया, तो क्या होगा, इसकी शेप यहाँ से ऐसे हो गई है। अब ये यहाँ पे साइटोस्केलेटन आके खड़ा हो गया, तो ये शेप बदलता जाता है। शेप बदलने में भी उसका रोल है, क्योंकि हमने देखा था ना सेल की शेप बदलती रहती है। सेल वॉल जिसकी हो प्लांट की उसकी कम, लेकिन जिसका सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है वो बदलते रहते हैं, और वो मूवमेंट में फायदा देते हैं। क्योंकि अगर हम अपनी बॉडी को मूव ही नहीं कर सकेंगे, सेल शेप ही नहीं कर सकेंगे, तो हम बाजू और टांगे और सब कैसे the हिलाएंगे? entire cell. Broadly, the component proteins of the cytoskeleton are of two types: microtubules and filaments. Microtubules ट्यूब्स की फॉर्म में भी इसके अंदर ट्यूब्स के स्ट्रक्चर भी होते हैं और फिलामेंट्स होती हैं, यानी और ही नर्म और सॉफ्ट, और वो टूट भी सकती हैं, चेंज भी हो सकती हैं।
are polymers of tubulin. They polymerize in such a fashion that leaves a hollow space at the center. So microtubules have empty lumen. ठीक, ट्यूब्स की Their शेप में होती है, diameter ट्यूब is अंदर 20 से to खाली 30 होती है ना, nanometers. जैसे पाइप होता है, जैसे कोई ट्यूब Talking होती है। about their special roles, they are involved in forming structures, like filaments are formed of अच्छा, actin तो फिलामेंट्स को molecules, देखिए, वो छोटे छोटे हैं, and thick filaments are made up of वो थिक myosin. भी है, थिन भी, और वो हॉलो नहीं These है, ठीक filaments है, वो हॉलो नहीं है, अंदर से खाली नहीं है, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स थी, फिलामेंट खाली नहीं है। play a role in muscle contraction, reinforces the cell against pulling forces, are responsible for cell movements like तो gliding ये and फिलामेंट्स की वजह से cytokinesis, मूवमेंट हो रही है। and helps cell extend processes. Now अच्छा, इसमें एक intermediate और भी होते हैं filaments. फिलामेंट। फिलामेंट दो किस्म के There is a आएंगे, large एक माइक्रोफिलामेंट्स जो आपने देखी कि ये जो है वो एक्टिन से बनी हुई हैं और सेल की मूवमेंट का काम करती हैं, ठीक? और दूसरी एक और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं जो छोटे साइज से जरा सी बड़ी हैं, वो जो हैं डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई हैं, केराटिन से बनी हुई हैं, और ये जो है न्यूक्लियस और मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स को इकट्ठा रखने में मदद देती हैं। variety of subunit proteins that can form intermediate filaments. Expression of different subunits in different cells results in the formation of different intermediate filaments in different cells. For example, epithelial cells have जैसे बताया तो keratins. केराटिन, और इसमें एक लंबी डिस्कशन है, उसमें अभी हमें जाने की जरूरत नहीं है। So let's back to our cytoskeleton map। जी, तो अब बताएं माइक्रोट्यूब्यूल्स ये क्या है? ट्यूबुलिन ट्रैक्स, ट्यूबुलिन है इसके अंदर, ठीक? और आपने देखा इसके अंदर ये हॉलो है अंदर से, ये इस तरह बनाते हैं कि अंदर से हॉलो है। और माइक्रोफिलामेंट्स ये एक्टिन एक्टिन से बने हैं, एक्टिन मूवर्स, ये मूव करते हैं, ठीक? ये मूव करने में मदद देते हैं। और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये उसको खड़ा होने में, उसकी शेप बनाने में मदद देते हैं। दोबारा देखें, माइक्रोट्यूब्यूल्स शेप, ठीक, उसका शेप, उसका ट्रैक बनाने में, और माइक्रोफिलामेंट्स उसकी मूवमेंट में, ठीक, मूवमेंट में, ओके। और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, जी बेटा, एक एंकर्स, एंकर्स का मतलब कि यानी ये एक को दूसरे ऑर्गेनल्स को आपस में जो है वो उनका जंक्शन बनाते हैं, उनको मिलाते हैं, उनको एक दूसरे के साथ क्लियर करते हैं। जी बेटे, ठीक हो गया? क्लियर है ये तीनों पॉइंट्स? माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन के बने हुए हैं, और ये क्या करते हैं? शेप्स उसके बनाते हैं, या ट्रैक्स बनाते हैं ऑर्गेनल्स के लिए, रास्ता बनाते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन के बने हुए हैं और ये मूवर्स हैं, मूवमेंट में। और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ये एंकर्स हैं, ये एक दूसरे ऑर्गेनल्स को जोड़ते हैं आपस में। सो माइक्रोट्यूब्यूल्स अपने एक्शन में जब आते हैं तो क्या करते हैं? व्हेन दे आर इन एक्शन दे मेंटेन सेल शेप, फिर दे फॉर्म स्पिंडल, सिलिया एंड फ्लैजिला। ये तीन किस्म की चीजें आ रही हैं कि जो ये बनाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, उसके हम डिटेल में नहीं जा रहे। जरा फ्लैजिला के बारे में चले, आपको एक आइडिया है, वो ऐसे करके एक फ्लैजिला एक इस तरह थ्रेड लाइक मटेरियल बन, और फिर गाइड ऑर्गेनल ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट होके उसने कहाँ पे जाना है ये उसको गाइड करते हैं। कौन? माइक्रो ट्यूब्यूल्स। कौन गाइड करता है कि कहाँ जाना है? ट्रांसपोर्ट हो गए माइक्रो ट्यूब्यूल्स। एक्टिन की मूवमेंट क्या है? माइक्रोफिलामेंट्स है। ये क्रॉल, समझे, उन्होंने मिसाल दी है, ये क्रॉलिंग की मदद देते हैं, ये क्रॉल करता है सेल, ये सपोर्ट करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन को। ये जो मसल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट होके हम चलते हैं, भागते हैं, हमारे मसल साथ साथ हमारा साथ देते हैं, ये सारा इन फाइबर्स की, फिलामेंट्स की वजह से हो रहा होता है। प्रोवाइड डायनेमिक सपोर्ट, डायनेमिक मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ तरह से वो चेंज ला सकता है अपनी मूवमेंट के अंदर, इसको डायनेमिक कहते हैं। ठीक हो गया? सो मूव ऑन, हैविंग अ क्वेश्चन, व्हिच फॉर्म्स स्पिंडल। ये बस नाम मैंने आपको बताया था, सिर्फ नाम के ये माइक्रोटिक स्पिंडल बनाते हैं, सीलिया और फ्लैजिला। वो कौन बनाते हैं? तो इसको क्या रेड वाला, जीरो, ये वाला था स्टेला माइक।
आप में से जिसको समझ नहीं आया उसने मेरे से दोबारा पूछना है, ठीक है, मेरे से दोबारा क्लियर करना है, मेरे से पूछना है। इस सवाल का हल चाहे आप गलत लिखें चाहे सही, इससे मैटर नहीं करेगा, लेकिन आपको समझ आए या ना आए ये मुझे मैटर करेगा। ठीक है मेरा बेटा। जिस बच्चे को जो बात ना समझ आए, क्योंकि ये टर्म्स हैं, बार बार रिपीटिशन से आपके जहन में ज्यादा बैठेंगी, तो इसलिए अभी ये जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो मुमकिन है आपके जहन से निकल जाए। इसलिए बाद में हम आपको कहूत भी भेजते हैं, उसको दोबारा पढ़ें, एक ओवरव्यू भेजते हैं। अगर आपके घर प्रिंटर है उसे प्रिंट निकाल के रख लें, या उसको एक दफा देखा करें खोल के अपनी डिवाइस जिस पे भी आप बैठ के पढ़ते हैं, और उसको दोबारा देखा करें। अगले दिन आपके जहन में सवाल आए जरूर पूछें। तो ये बार बार जब हम रेपिटेशन के तरीके से चलेंगे तो इंशाल्लाह ये टर्म्स आपके जहन में बैठती जाएंगी। ठीक है, मुमकिन है पहली दफा ना बैठे। सो स्पिंडल फॉर्मेशन जो है सीलिया या फ्लैजिला, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाती हैं। ठीक। So let's have next question. Which anchors organelles? कौन जोड़ता है इनको, ज्वाइन कौन करता है, सेल टू सेल जंक्शन कौन क्रिएट करता है? कौन सा पार्ट है साइटोस्केलेटन का, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स या इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो एक दूसरे को जोड़ती हैं? यानी इसको गोल्जी अपरेटस को माइटोकॉन्ड्रिया के साथ आपस में करने के लिए वो क्या चीज है जो एक दूसरे के साथ उसको मदद देती है? जी, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, उनका नाम बता रहा है इंटरमीडिएट। ये दरमियानी फिलामेंट्स जो है ना, इनका काम ही ये है, इन्होंने एक दूसरे को जोड़ना है। अब आ जाते हैं एनिमल वर्सेस प्लांट न्यूक्लियस, कि क्या आपको लगता है फर्क है कोई एनिमल और प्लांट के न्यूक्लियस के अंदर? Yes. क्या है सबसे बड़ा फर्क, क्या है, कौन बताएगा? सबसे पहला बुनियादी फर्क क्या है एनिमल और प्लांट के न्यूक्लियस? Animal न्यूक्लियस की बात हो nucleus रही है, center, सेल की नहीं हो central. रही। सेल की तो सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन, वो तो फर्क है। ये बात हो रही है न्यूक्लियस की। एनिमल सेल जो है ना, ये देखिए, ये एनिमल का सेल है ना जो, बेटा एक मिनट ये छोड़ो, ये ना बिल्कुल ऑलमोस्ट सेंटर में होता है न्यूक्लियस इसमें, एनिमल सेल में। जो प्लांट का सेल है ना, नहीं इसमें ना, क्योंकि यहाँ पे एक वैक्यूल भी होता है ना, अभी हम पढ़ेंगे, प्लांट सेल के अंदर एक वैक्यूल होता है। वो वैक्यूल की वजह से ना इसका जो न्यूक्लियस है वो ना साइड पे इधर पुश हो जाता है, वो जरा इधर साइड पे करके होता है, क्योंकि वैक्यूल काफी बड़ा होता है। वैक्यूल जो है वो एनिमल में नहीं होता, उसको अभी हम आगे वैक्यूल को देखेंगे, ये वैक्यूल क्या बला है। ठीक है। सो प्लांट न्यूक्लियस जो है वो पुश्ड असाइड होता है लार्ज वैक्यूल की वजह से, वो उसको पुश कर देता है, जबकि एनिमल में बिल्कुल कहाँ होता है, सेंटर में। टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, क्योंकि मेरे आसपास जो है ना दो तीन छोटे छोटे बेबीज की आवाजें इतनी ज्यादा है कि मेरी आवाज आप तक पहुंचने में जरा टाइम ले रही है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, अच्छा ऑर्गेनेलिस जो है ना, एक, जी, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, ऑर्गेनेलिस, अच्छा ऑर्गेनेलिस क्या है, ऑर्गेनेल्स क्या है, जल्दी बताएं ऑर्गेनेल्स क्या है? ये देखो ना बेटा, प्यारे बच्चों, ये एक सेल है ना, ये यूकैरियोटिक सेल है, एक आपके सामने खुला हुआ है। ये इस न्यूक्लियस है, इसमें सेल मेम्ब्रेन है, इसमें रेटिकुलम है, इसमें राइबोसोम्स हैं, इसमें गोल्जी बॉडीज हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, ऑर्गेनेल सेल के जो अंदर पार्ट्स हैं उनको ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ओके, समझ आ गई? अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, कुछ ऑर्गेनेल्स जो है उनकी मेम्ब्रेन्स हैं अलग अलग, कुछ की नहीं है। ठीक है,
जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी, ईआर, लाइसोसोम, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड हैं यूकैरियोट्स में। ये यूकैरियोटिक, ये देखें माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर देखें एक मेम्ब्रेन है, देख रहे हैं जी, देख रहे हैं सब बच्चे, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी तो बेटा आप बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया के जी इर्द गिर्द आपको एक लेयर नजर आ रही है? जी बिल्कुल अच्छा, गोल्जी, ये गोल्जी बॉडीज देखें, गोल्जी के इर्द गिर्द आपको मेम्ब्रेन नजर आ रही है, एक अलग से पूरी लेयर। जी अच्छा, न्यूक्लियस पे आ जाए, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक पूरी वॉल, एक लेयर नजर आ रही है मेम्ब्रेन। जी अच्छा, ये साइटोप्लाज्म है जो अंदर का फ्लूइड, इसके इर्द गिर्द भी एक पूरी मेम्ब्रेन है, जी जिसके बाहर फिर सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन। जो साइटोप्लाज्म की मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन है ना, जो हमारे पूरे सेल की भी एक मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, राइबोसोम्स देखें, ईआर, लाइसोसोम्स देखें, लाइसोसोम्स के भी। अच्छा, इस तरफ दूसरी तरफ प्रोकैरियोटिक में आ जाए, प्रोकैरियोट्स में आपको नजर आ रहा है एक ही बाहर सेल वॉल है, अंदर वो थोड़े से ये पोर्स हैं और दरम्यान में न्यूक्लियोइड है,